हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है। तो जो लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय संख्या 2 पादप जगत पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस बार की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम एक एक कर प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। चार विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है ब्रायोफाइटा को, दूसरा है टेरिडोफाइटा को, तीसरा है स्पर्मेटोफाइटा को और चौथा है सभी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को, यानी ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को और स्पर्मेटोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है कैरोलस लिनियस ने, दूसरा है जॉन हचिंसन ने, तीसरा है बेंथम तथा हुकर ने और चौथा है ओसवाल्ड टिप्पो ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेंथम तथा हुकर ने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, पादप जगत के सबसे प्राचीन सदस्य निम्न में से किसे माना जाता है? पादप जगत का सबसे प्राचीन सदस्य निम्न में से किसको माना जाता है? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा और चौथा है जिम्नोस्पर्म। तो इस प्रश्न का सभी लोग सही उत्तर लाइव चैट में कमेंट कर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा को पादप जगत के सबसे प्राचीन सदस्य माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिप्टोगेम्स नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रिप्टोगेम्स नहीं है? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा और चौथा है आवृतबीजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल जो है वो निम्न में से क्रिप्टोगेमस नहीं है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में पेलियोबोटेनिस्ट कौन था? निम्न में पेलियोबोटेनिस्ट कौन था? चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है पी माहेश्वरी, दूसरा है SR कश्यप, तीसरा है बी साहनी और चौथा है बी पुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बी साहनी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, शैवालों को किस समूह में रखा गया है? ये मैंने कंसेप्ट के क्लास में आप सभी को हमारे दूसरे चैनल विनोद स्टडी सेंटर पर बताया था। जो लोग कंसेप्ट को ध्यान से देखे होंगे उनको ज़रूर इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम होगा। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है ब्रायोफाइट्स, दूसरा है थैलोफाइट्स, तीसरा है आवृतबीजी और चौथा है अनावृतबीजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइट्स। शैवालों को थैलोफाइट्स समूह में रखा गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। प्रश्न क्या है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों
से संबंधित है, शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है? 4 विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है वर्गिकी, दूसरा है फाइकोलॉजी, तीसरा है सूक्ष्म जैविकी और चौथा है माइकोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी जो है वो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है या शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से किस शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है नॉस्टॉक, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, तीसरा है जेलिडियम और चौथा है यूलोथ्रिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेलिडियम। ये लाल शैवाल के अंतर्गत आता है जिससे अगार अगार प्राप्त होता है। ये प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ है जो जीवाणुओं एवं कवकों के संवर्धन के लिए, जिसका उपयोग जीवाणुओं एवं कवकों के संवर्धन के लिए किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार की परीक्षा में पूछी जा सकती है। पहला विकल्प है एक्टोकार्पस, दूसरा है लेमेनेरिया, तीसरा है ऊडोगोनियम और चौथा है यूलोथ्रिक्स। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर लाइव चैट में कमेंट कर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेमेनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, रोडोफाइसी में संग्रहकारी पदार्थ होता है। रोडोफाइसी में संग्रहकारी पदार्थ होता है, क्या होता है? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर, मंड तथा तेल, सेल्यूलोज या फिर फ्लोरिडियन स्टार्च या ग्लाइकोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो रोडोफाइसी में संग्रहकारी पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, अंतरिक्षी उड़ानों में भोजन के रूप में उपयोग होने वाला शैवाल है। अंतरिक्षी उड़ानों में भोजन के रूप में प्रयोग होने वाला शैवाल है, कौन सा शैवाल है? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है यूलोथ्रिक्स, दूसरा है स्पाइरोगाइरा, तीसरा है नॉस्टॉक और चौथा है क्लोरेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेला अंतरिक्षी उड़ानों में भोजन के रूप में उपयोग होने वाला शैवाल है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न एक से अधिक पायरिनॉइड उपस्थित होती है। एक से अधिक पायरिनॉइड ये एक प्रकार का मंड है जो शैवालों में पाया जाता है, विशेषकर ये हरे शैवालों में पाया जाता है। ये उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित होती है? यूलोथ्रिक्स में उपस्थित होती है या फिर स्पाइरोगाइरा में या फिर ऊडोगोनियम में या इन सभी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में एक से अधिक पायरिनॉइड उपस्थित होती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, कौन सा शैवाल परजीवी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे शैवाल स्वपोषी होते हैं क्योंकि उनमें वर्णक पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कौन सा शैवाल परजीवी है? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है सिफेल्यूरोस, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, तीसरा है सारगोसम और चौथा है कारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिफेल्यूरोस शैवाल जो है वो परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर,
उन पौधों का उदाहरण जिनकी रचनाओं में मादा जननांगों को घेरने वाली बाह्यकायिक कोशिकाओं के स्तर का अभाव होता है। प्रश्न एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। उन पौधों का उदाहरण जिनकी रचनाओं में मादा जननांगों को घेरने वाली बाह्यकायिक कोशिकाओं के स्तर का अभाव होता है। 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है पाइनस, दूसरा है स्पाइरोगाइरा, तीसरा है म्यूकर और चौथा है मॉस। तो इस प्रश्न का आप सभी लोग सही उत्तर लाइव चैट में कमेंट कर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्पाइरोगाइरा। जो सवाल है, रचनाओं में मादा जननांगों को घेरने वाली बाह्यकायिक कोशिकाओं के स्तर का अभाव होता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शैवालों के हरित लवकों में प्रायः अभाव होता है। किनका अभाव होता है? शैवालों में। ये मैंने बताया कि हरित लवक पाए जाते हैं, तो प्रायः किनका अभाव होता है हरित लवकों में? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है ग्रेना का, दूसरा है वर्णकों का, तीसरा है क्वांटासोम का और चौथा है पटलिकाओं का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना का। शैवालों के हरित लवकों में ग्रेना का अभाव होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इस बार की परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा वर्णक नीले हरे शैवालों में पाया जाता है? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है फ्यूकोजैंथिन, दूसरा है बीटा साइनिन, तीसरा है फाइकोसाइनिन और चौथा है एंथोसाइनिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फाइकोसाइनिन वर्णक नीले हरे शैवालों में पाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। प्रश्न है, बरसात के मौसम में मैदान किस कारण फिसलने योग्य हो जाता है? 4 विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है हरे शैवालों से, दूसरा है लाल शैवालों से, तीसरा है नीले हरे शैवालों से और चौथा है किसी अन्य कारण से। तो इस प्रश्न का वैसे ही स्पष्ट है कि नीले हरे शैवालों से बरसात के मौसम में मैदान फिसलने योग्य हो जाता है। बोलते हैं भैया का इलाका संभाल के चलो। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगाइरा का जीवन चक्र होता है। 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है अगुणित, दूसरा है द्विगुणित, तीसरा है अगुणितीय जीवीय और चौथा है द्विगुणितीय जीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अगुणित। स्पाइरोगाइरा का जीवन चक्र अगुणित होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बॉयलरों तथा स्टीम पाइपों में ऊष्मारोध के लिए डायटमी भित्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डायटमी भित्ति होती है, क्या होती है? 4 विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है विद्युत की कुचालक होती है, दूसरा है लोहे की बनी होती है, तीसरा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है और चौथा है ऊष्मा की कुचालक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा की कुचालक होती है। बॉयलरों तथा स्टीम पाइपों में ऊष्मारोध के लिए डायटमी भित्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डायटमी भित्ति जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार की परीक्षा में पूछा जा सकता है। लसलसा पॉलीसैकेरॉइड कैरागिनिन किस शैवाल से प्राप्त होता है? कितना इंपॉर्टेंट नाम है इसका, देख लीजिए। लसलसा पॉलीसैकेराइड कैरागिनिन किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो 4 विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है जेलिडियम, दूसरा है लेमिनेरिया और तीसरा है कॉन्ड्रस
उसके बाद चौथा है ग्रेसिलेरिया। तो मैं बता दूं ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, और ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए जेलिडियम, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका मैंने बताया कि ये इससे क्या प्राप्त होता है। अब आप इन दो विकल्पों में बताइए कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैं वेट कर लेता हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ड्रस शैवाल से लसलसा पॉलीसैकेरॉइड कैरागिनिन प्राप्त होता है। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।